चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है तो उसका निगेशन कैसे करना है। कैसे करते हैं हम लोग? या तो ऑक्सिलरी वर्ब के, अगर मान लीजिए जो आपका दिया हुआ सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो उसको अगर आपको उसका निगेशन लिखना है तो हम लोग सबसे आसान तरीका क्या करते हैं कि उस स्टेटमेंट के शुरुआत में लिखते हैं इट इज़ फॉल्स दैट, या फिर लिखते इट इज़ नॉट ट्रू दैट। तो उससे वो पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाता है, उसका निगेशन आपको ऑब्टेन हो जाता है। या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट डालते हैं अगर नहीं होगा तो, और अगर होगा तो नॉट निकाल देते हैं। तो ये एक तरीका होता है सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन लिखने का। लेकिन अगर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखेंगे आप लोग? ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने लॉजिकल इक्विवेलेंस देखा है कि कब दो स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो हमने देखा है कि ट्रूथ टेबल से हम लोग उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के हेल्प से हम लोग अभी निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड स्टेटमेंट आता है आपका कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कैसे होता है? पी एंड क्यू। तो P एंड Q इस कंपाउंड स्टेटमेंट का मुझे निगेशन निकालना है। तो P एंड Q ये मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसका निगेशन निकालना है। तो इसके शुरुआत में इस तरीके से लिखा जाएगा। सो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? निगेशन ऑफ P एंड Q। तो निगेशन ऑफ P एंड Q कैसे लिखा जाता है? सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, सो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका कंजंक्शन, उसका आपने निगेशन लिया तो कैसे लिखा जाता है निगेशन उसका? निगेशन ऑफ एवरी स्टेटमेंट, और अगर अंदर एंड दिया हुआ है तो बाहर और आएगा। तो अभी जो हम लोगों ने ये लिखा है, क्या लिखा है? कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखा है। तो क्या ये सही है? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आपको? लॉजिकल इक्विवेलेंट का साइन दिख रहा है। तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। अगर ये सच हो जाता है तो हम लोग कभी भी कंजंक्शन का निगेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे? हमारा यूजुअल मेथड है, P लेना है एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट Q है हमारे पास। अब आपको देखना है, क्या देखना है कि सिंगल स्टेटमेंट का भी निगेशन लिया गया है। तो सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप लोगों को P एंड Q निकालना है। P एंड Q का एक कॉलम आएगा, फिर P एंड Q का निगेशन लेना है। तो निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। और फिर उसके बाद में इन दोनों का डिसजंक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिया मैंने, थोड़ा छोटी कर देते स्पेस, तो ट्रूथ टेबल सही तरीके से आ जाएगा। पी क्यू चाहिए, फिर निगेशन ऑफ पी चाहिए, निगेशन ऑफ क्यू चाहिए, ठीक है। आगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, फिर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेक्स्ट निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। चलिए, सो पी एंड क्यू के लिए या तो दोनों ट्रू हो गए, या फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बेटा निगेशन ऑफ पी कैसे लिखा जाएगा? तो ये पी है, इसका निगेशन लिखना है। ट्रू के लिए लिखेंगे फॉल्स, ट्रू के लिए लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स के लिए लिखेंगे ट्रू, फॉल्स के लिए लिखेंगे ट्रू। फिर क्यू का निगेशन कैसे लिखा जाएगा? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। सो निगेशन पी एंड क्यू का निगेशन लिख दिया। अब पी एंड क्यू का टेबल आपको पता है। पी एंड क्यू कंजंक्शन में क्या होता है? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो पहले केस में ट्रू आएगा, बाकी सभी केस में ये फॉल्स रहेगा। तो आपको पी एंड क्यू का निगेशन लिखना है, ठीक है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू चाहिए। सो पी एंड क्यू का निगेशन ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू ट्रू। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने ट्रूथ वैल्यूज निकाल लिए, ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया उसके ट्रूथ वैल्यूज निकल आए। अब निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू निकालना है। सो निगेशन ऑफ पी का कॉलम ये है, निगेशन ऑफ क्यू का कॉलम ये है, इन दोनों के बीच का डिसजंक्शन लेना है। अब और में क्या होता है? अगर दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाता है। सो आपको देखना है निगेशन ऑफ पी और क्यू। अब ये दोनों भी फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। अब दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों में से एक, दोनों भी ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। अब मैच करो इनको, इन दोनों को, तो सेम है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू।
मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट और ये कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो हम लोगों ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो इसके बाद में कभी भी अगर आपको कंजंक्शन दिया हुआ है कंपाउंड स्टेटमेंट और उसका अगर आपको निगेशन लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन और अंदर एंड है तो उसका और करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया कंजंक्शन का निगेशन। अब आगे बढ़ते हैं डिसजंक्शन का निगेशन। मतलब देखिए पहला रूल मैं यहां पर लिख देता हूं, निगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंजंक्शन, दिस इज कंजंक्शन। ये कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा है? P एंड Q कंजंक्शन, और इसका निगेशन आपने इस तरीके से लिखा है। सेकंड है हमारे पास निगेशन, हमें लिखना है किसका? डिसजंक्शन का। P और Q का निगेशन लिखना है। सो P और Q का निगेशन कैसे लिखा जाएगा? जैसे ऊपर किया था, दोनों स्टेटमेंट का सेपरेट निगेशन लेंगे आप और अंदर और है तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब सेकंड वाला हम लोग देख रहे हैं, P और Q डिसजंक्शन है, इसका निगेशन क्या आएगा? निगेशन P और की जगह आएगा एंड निगेशन Q, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिसजंक्शन का ये, और इसको सेम तरीके से प्रूव करेंगे बेटा। हम करना क्या है? अभी P और Q निकालना है। यहाँ पर हम लोगों ने P एंड Q निकाला था, यहाँ पर P और Q निकालेंगे। सो P और Q क्या आएगा? दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता है। सो ये ट्रू आएगा, यहाँ पर भी ट्रू होगा, यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर आएगा फॉल्स। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है? P और Q का निगेशन लिखना है। सो निगेशन ऑफ P और Q, सो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फिर फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q निकालना है। सो यहाँ पर एंड कर देंगे। अब निगेशन P निगेशन Q के ये कॉलम से, और इन दोनों का आपको कंजंक्शन लेना है। तो कंजंक्शन में क्या होता है? अगर दोनों ट्रू है तो पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पर देखना है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स सही है, फिर एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा क्योंकि दोनों ट्रू चाहिए। कंजंक्शन देख रहे हैं हम लोग तो ट्रू आता है, एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। अब चेक करो दोनों को, यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, मतलब ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब मैं ट्रूथ टेबल को हटा देता हूं, ठीक है। सो अभी हमारे पास दो लॉज हमें मिल चुके हैं। तो ये निगेशन है किसके? कंजंक्शन के और डिसजंक्शन के। सो पहला लॉ आता है हमारे पास, निगेशन ऑफ P एंड Q। जब आप किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का किसी भी कंजंक्शन का निगेशन लिखने जा रहे हो तो कैसे लिखेंगे? पहले स्टेटमेंट का निगेशन, एंड है तो उसकी जगह आएगा और निगेशन ऑफ Q। दूसरा, आप निगेशन लिखने जा रहे हो डिसजंक्शन का, दैट इज P और Q का, तो कैसे आएगा निगेशन? पहले स्टेटमेंट का निगेशन और की जगह आएगा एंड और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम लोगों ने दो देखे। तो बेटा इसी को नाम दिया है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सो ये डी मॉर्गन ने बताए हुए लॉज है, इसलिए इसको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से याद है तो इसी से आगे हम लोग इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन के निगेशन भी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इम्प्लीकेशन का हमें निगेशन लिखना है, तो उससे पहले कुछ और जानकारी हमारे पास होनी ज़रूरी है। कौन सी जानकारी? देखिए जो इम्प्लीकेशन होता है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट किससे होता है, ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये खत्म हो गया सिलसिला अभी इसका, कंजंक्शन और डिसजंक्शन के निगेशन का। अब मैं आपको एक लॉजिकल इक्विवेलेंट बता रहा हूँ दो चीज़ों का। नंबर एक, P इंप्लाइज Q लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q से। ये नई इंफॉर्मेशन है। देखिए P इंप्लाइज Q ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको इंप्लीकेशन कहा जाता है। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। आप इस कंपाउंड स्टेटमेंट को गौर से देखिए। अगर आपके पास P इंप्लाइज Q दिया हुआ है तो P इंप्लाइज Q को आप लॉजिकली इक्विवेलेंट लिख सकते हो किससे? तो पहला जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन ले लो, फिर और ले लो और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख दो। समझ रहे हो बात को? तो P इंप्लाइज Q इज ऑलवेज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। आप इसको ट्रूथ टेबल निकाल के चेक कर सकते हो। देखिए हम लोग इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। P Q है आपके पास, निगेशन ऑफ P की जरूरत है, निगेशन ऑफ P लिखा, P इंप्लाइज Q निकालेंगे और फिर निगेशन ऑफ P और Q निकालेंगे। तो P Q की पॉसिबिलिटीज क्या है? TT TF FT FF, ठीक है। निगेशन ऑफ P लिखेंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू,
P इम्प्लाइज Q, T इम्प्लाइज F होता है, बाकी केसेस में ये ट्रू आता है। फिर निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, तो और आया है तो इसका मतलब कि एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। दिख रहा है आपको, P इम्प्लाइज Q का कॉलम और निगेशन ऑफ P और Q का कॉलम दोनों भी सेम एंट्रीज बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। P इम्प्लाइज Q जो होता है वो निगेशन ऑफ P और Q से इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये इक्विवेलेंस पता है तो आप लोग P इम्प्लाइज Q का निगेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग निगेशन निकालते हैं। ये एक लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें पता चाहिए, और दूसरा एक लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है जो P इफ एंड ओनली इफ Q का। ये तो बहुत सिंपल है कि P इफ एंड ओनली इफ Q का मतलब क्या होता है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है ना। ये तो हम जनरल भी समझ जाते हैं कि डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, P इफ एंड ओनली इफ Q का मतलब क्या होता है, P इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, मतलब दोनों वे से स्टेटमेंट ट्रू होता है, ठीक है। सो ये इफ एंड ओनली इफ होता है, ये थ्योरम के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हमें इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखना है। जैसे हम लोगों ने ऊपर कंजंक्शन और डिजंक्शन का निगेशन लिखा था, वैसे अभी हमें इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखना है, डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखना है। ये जो मैंने लॉज बताए हैं बेटा, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है कि P इम्प्लीकेशन की जगह पर आप इसको भी लिख सकते हो। ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट एक दूसरे के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं बिकॉज दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। सिमिलरली दीज टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आप लोग टेबल निकाल के, ट्रूथ टेबल निकाल के इसको चेक कर सकते हो कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, ठीक है। आगे भी मैं आपको और भी स्टेटमेंट बताऊंगा जो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव निगेशन निकालना है, इसका निगेशन निकालना है, क्योंकि हमारे सामने टारगेट ही क्या है, हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी, हाँ, सो इसका निगेशन मैं निकाल रहा हूं। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q मुझे लिखना है, ठीक है। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, मैं लिख सकता हूं निगेशन ऑफ। अब P इम्प्लाइज Q की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि P इम्प्लाइज Q से ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, निगेशन साइन एज इट इज रखा, और मैं P इम्प्लाइज Q की जगह रिप्लेस कर रहा हूं निगेशन ऑफ P और Q। अब ये डिसजंक्शन है दो स्टेटमेंट का, और इनका निगेशन लिखना हमें भली बात ही आता है। तो इनका निगेशन क्या होता है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। डिसजंक्शन का निगेशन कैसे लिखा जाता है, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, सो निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, दिख रहा है आपको। डिसजंक्शन का निगेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, और की जगह एंड आता है, और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। तो पहले स्टेटमेंट का मैंने निगेशन लिया है, और की जगह आएगा एंड, और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। समझ रहे हो बात को। अब निगेशन का निगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है ना, हाँ देखा है, सिंपल स्टेटमेंट के निगेशन में देखा है। निगेशन का निगेशन क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है। सो निगेशन ऑफ निगेशन बन जाएगा P इटसेल्फ एंड निगेशन ऑफ Q। तो अब ये आपके पास निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस आ गया है। सो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होने देना है, ये सिर्फ P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है। बहुत से बच्चों को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखो P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट है निगेशन ऑफ P और Q, और निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट है P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी दोनों में से एक अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो मैं तो आपको कहूंगा कि बेटर है कि आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो कि P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। तो क्योंकि आप इसी इक्विवेलेंस से आप इसका निगेशन ऑब्टेन कर रहे हो, इसलिए बेटर है कि आप ये इक्विवेलेंस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो थर्ड लॉ जो आता है हमारे पास, जो निगेशन हम लोग देख रहे हैं, पहले हमने कंजंक्शन का निगेशन देखा, फिर हमने डिसजंक्शन का निगेशन देखा, अब हम लोगों ने देखा है निगेशन इम्प्लीकेशन का, ठीक है। सो इफ वी हैव इम्प्लीकेशन लाइक दिस P इम्प्लाइज Q, तो उसका निगेशन हम लोग क्या लिखेंगे, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और इसको माइंड में अच्छे से रखना है। आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निगेशन लिखा जाता है, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है बेटा, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, आगे आपको क्वेश्चन रहेंगे वर्बल फॉर्म में। वर्बल फॉर्म में जब आपको दिया है तो आप वर्बल फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में आप उसका निगेशन लिखेंगे और फिर उसको फिर से वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में पूछा है और उसका निगेशन लिखना है तो आपको आंसर भी निगेशन में ही लिखना, वर्बल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली वर्बल फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्बल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर इन रूल्स का यूज़ करके हम उसको निगेशन लिखते हैं, और एक बार निगेशन लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म में तो फिर उसको फिर से वर्बल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे किया जाता है वो एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। तो ये हमारा थर्ड रूल है। तो जो इम्प्लीकेशन है उसका हम लोग निगेशन लिखते हैं इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आता कैसे है ये मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, और आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से याद रखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन लिखना है अभी। सो मुझे लिखना है P इफ एंड ओनली इफ Q का निगेशन। सो दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, निगेशन एज इट इज रखा है मैंने। अब P इफ एंड ओनली इफ किससे इक्विवेलेंट है, सो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P से ये इक्विवेलेंट है, ये हमें पता है। मैंने P इफ एंड ओनली इफ Q की जगह पर ये ब्रैकेट रिप्लेस किया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, पहले ही मैंने आपको बताया था। अब बेटा आप लोगों के, अब इसको आप एक स्टेटमेंट मान लीजिए, P इम्प्लाइज Q हमारे लिए एक स्टेटमेंट है, Q इम्प्लाइज P हमारे लिए एक स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो कंजंक्शन से, मतलब वो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये कंजंक्शन है हमारे लिए। तो अभी इसको एक स्टेटमेंट मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो बाहर निगेशन लिखा है, मतलब बेसिकली आप लोग कंजंक्शन का निगेशन ढूंढ रहे हो। तो कंजंक्शन का निगेशन कैसे होता है, पहले स्टेटमेंट का निगेशन और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स है फिलहाल, तो आप इसको एक सिंपल स्टेटमेंट मान लीजिए, इसको और इसको, तो इन दोनों का यहाँ पर एंड से जोड़ा गया है। तो इसका निगेशन कैसे होगा, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, एंड की जगह आएगा और, एंड निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। याद आ रहा है मैंने क्या किया, इसको एक स्टेटमेंट माना, इसको एक स्टेटमेंट माना, दोनों का एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका निगेशन, तो इसका निगेशन कैसे लिखा है, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड की जगह आएगा और, निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए इसका यूज किया हमने। अब आगे, अब मुझे P इम्प्लाइज Q का निगेशन पता है, अभी हमने देखा था क्या आता है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड लिखना है और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, ये है, ठीक है। फिर और एज इट इज रहेगा, और इसका निगेशन कैसे आएगा, पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड लिखना है, दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, समझे बात को। तो जब आपको डबल इम्प्लीकेशन दिया हुआ रहेगा तब उसका निगेशन आएगा कुछ इस तरीके से, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक है। सो अगर आप इसको ध्यान में रख पाते हो तो ठीक है, नहीं भी रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर की चीज़ें हमें याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये आता है डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन, ठीक है बेटा। चलिए तो मैं एक बार आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ सारे के सारे निगेशंस। तो हम लोगों ने शुरुआत में डी मॉर्गन्स लॉ के नाम के अंडर देखा कंजंक्शन और डिसजंक्शन का निगेशन जो ये आता है। फिर हम लोगों ने निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q देखा जो क्या आता है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ Q। और फोर्थ में आता है निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। तो ये निगेशन क्या आता है, P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ और Q एंड निगेशन ऑफ P, इस तरीके से, है ना। सो ये चार हमारे लॉज है, ये हमारे बेसिक कंपाउंड स्टेटमेंट थे जिनके निगेशन क्या क्या आते हैं हमने देखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सो कोई भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट अगर आपको दिया हुआ है तो या तो उस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में यूज किया गया होगा फॉर ऑल या फिर देयर एग्जिस्ट। तो अगर दिए गए स्टेटमेंट में फॉर ऑल लिखा है तो इसका जब आप निगेशन लिखेंगे तो फॉर ऑल की जगह आपको लिखना है देयर एग्जिस्ट सम, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा देयर एग्जिस्ट। और जो स्टेटमेंट दिया है उसका निगेशन लिखना है, क्योंकि देखिए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में स्टेटमेंट तो एक ही होता है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन है। लेकिन कैसे किया जाता है, तो फॉर ऑल की जगह आता है सम और दिए गए स्टेटमेंट को निगेटिव करना है, और देयर एग्जिस्ट है तो भी आपको लिखना है उसकी जगह पर फॉर ऑल और दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन। तो
तो ये कैसे किया जाता है तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से निगेशन वाला पार्ट खत्म होता है यहाँ पर। अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड स्टेटमेंट थे उनका निगेशन कैसे निकालना ये देखा है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा है आपको, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स का निगेशन लिखना है। तो सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर उसका हम लोग इस रूल्स का यूज करके उसका हम लोग निगेशन लिखेंगे और फिर वर्बल फॉर्म में। तो देखिए ये वर्बल फॉर्म होता है, मतलब वर्ड्स के अंदर जो लिखा गया है वो वर्बल फॉर्म है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आपका वर्बल फॉर्म में है तो आपको आंसर भी वर्बल फॉर्म में ही लिखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जिसका आपको निगेशन लिखना है। सो दिया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग क्या बोलेंगे, लेट P denotes x plus 8 is greater than 11 and Q denotes y minus 3 is equals to 6। तो हमने दोनों स्टेटमेंट को नोटेशन सिंबल से डिनोट कर दिया है। इसको हमने P बोला, इसको Q बोला है। अब दोनों के बीच में क्या है, और, मतलब ये डिसजंक्शन है, दो स्टेटमेंट को और से जोड़ा गया है। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ये बोर्ड के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे लिखना है। देयरफॉर सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज P और Q। आपने इसको P बोला, इसको Q बोला, दोनों को जोड़ दिया गया है और से, तो आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे P और Q। नाउ वी हैव टू राइट निगेशन ऑफ P और Q। they have asked to find negation of this given compound statement, so we are going to find negation of this statement. So now we know that negation of P और Q is logically equivalent to, इसका निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ P और की जगह आता है एंड, और P और Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब हमने लिख दिया। अब बेटा आपने दिए गए स्टेटमेंट का, दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन यहां पर लिखा है। सो देयरफॉर करके, देयरफॉर वर्बल फॉर्म इज एज फॉलोज, या फिर आप बोल सकते हो देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। और कैसे लिखेंगे, तो सिंपल, क्या दिख रहा है आपको, निगेशन ऑफ P, तो P क्या है, x plus 8 इज ग्रेटर देन 11, तो निगेशन ऑफ P कैसे लिखेंगे, एक स्टेटमेंट का आपको निगेशन पता है कैसे करना होता है। सो x plus 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, एंड x plus 8 is not greater than 11 and y minus 3 is not equal to 6। तो आपने क्या किया, दोनों का निगेशन लिख दिया और एंड से उसको जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसका निगेशन क्या आता है, ये आता है, हम लोगों ने ढूंढ निकाला था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का निगेशन लिख दिया है। तो आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, P से मैं डिनोट कर रहा हूँ 11 इज लेस देन 15 को, और Q से डिनोट कर रहा हूँ मैं 25 इज ग्रेटर देन 20 को। अब इनको जोड़ा गया है एंड से, तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P एंड Q, ये हो गया इनका सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका निगेशन क्या होगा बेटा, P एंड Q का आपको पता है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो इनका निगेशन कैसे लिखेंगे आप लोग, सो 11 P का निगेशन लिखना है, 11 इज लेस देन 15 लिखा है, तो 11 इज नॉट लेस देन 15, और यहाँ पर एंड की जगह पर क्या आ रहा है, और आ रहा है। सो और लिखेंगे आप लोग, और 25 इज नॉट ग्रेटर देन 20। सो इस तरीके से आपने इसका निगेशन लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा P स्टेटमेंट, इसको मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ये हमारा P है। सेकंड है इट इज ए रोम्बस,
इट इज ए रोम्बस। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा गया है इफ एंड ओनली इफ से। लॉजिकल कनेक्टिव देखना है अच्छे से। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एक स्टेटमेंट है, और दूसरा है वही क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी है, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर तभी बन सकता है जब वो रोम्बस हो, या फिर उल्टा भी सही है। सो यहाँ पर क्या बनेगा, P इफ एंड ओनली इफ Q। अब हमें अच्छे से पता है कि इसका निगेशन कैसे लिखा जाता है। सो निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो इसका निगेशन कैसे लिखा जाता है बेटा, याद आता है कुछ? P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, और Q एंड निगेशन P। ठीक है, तो आपको अगर याद नहीं है तो आप डिराइव भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि P इफ एंड ओनली Q को इतना तो हमें पता है कि इसको लिखा जाता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन तो कम से कम याद होना चाहिए। तो बिल्कुल इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। देखो, P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है निगेशन P और Q। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, लेकिन जब निगेशन की बात की जाएगी इसके, तो इसी का हम लोग निगेशन लेते हैं। सो वो बन जाता है P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। ये P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, और ये निगेशन है। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म, इसको वर्बल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सो आपको इस वाले का वर्बल फॉर्म लिखना है। तो P क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये P है। सो देखिए आप, इसका वर्बल फॉर्म बहुत बड़ा आता है। सो देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, ऐसा करके आप लिखेंगे P। तो आप अभी इसका दिए गए स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का आप निगेशन लिखने जा रहे हो वर्बल फॉर्म में, तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ये जो भी सिंबल दिख रहा है ना आपको सिंबॉलिक फॉर्म में, इसके अकॉर्डिंग आप निगेशन लिख रहे हो। सो पहला है आपका P, दैट इज क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड आप लिख रहे हो एंड सेकंड का निगेशन, इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज नॉट ए रोम्बस। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये खुद एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन इसको और जोड़ा गया है दूसरे कंपाउंड स्टेटमेंट से। तो यहां पर आएगा और, समझ रहे हो बात को? मतलब क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट ए रोम्बस, और ये आगे का आएगा। तो क्यू क्या है आपके पास, इट इज अ रोम्बस, या फिर आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। यहां पर फिर से क्वाड्रिलेटरल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, चाहिए तो आप क्वाड्रिलेटरल फिर से यूज करो, या फिर इट का यूज करो। जब ये पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप बेटर है कि आप क्वाड्रिलेटरल यूज करो। सो और क्यू को आप लिखेंगे, और क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, एंड यहां पर देखिए क्या है, एंड निगेशन ऑफ P, इट इज नॉट ए स्क्वायर। तो इसका निगेशन लिखना है आपको, P का निगेशन लिखना है। समझ गए बात को? तो इतना अंग्रेजी तो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड स्टेटमेंट में इट लिखा है, क्योंकि पहली बार आपने क्वाड्रिलेटरल का जिक्र किया। जब आप और लिख रहे हो तो फिर से आप नया स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो अच्छा है कि आप Q में इट की जगह क्वाड्रिलेटरल यूज करें। फिर आप P स्टेटमेंट लिखते समय यहाँ पर इट यूज कर रहे हो। तो आप समझ गए, ये इतना बड़ा आ गया निगेशन किसका, दिए गए स्टेटमेंट का। तो अगर मान लीजिए आप इस वाले स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखते, तो क्या आप सिर्फ वर्बल फॉर्म को देख के उसका निगेशन लिख पाते इस तरीके से? बिल्कुल नहीं लिख सकते थे, है ना। एक बार इसका निगेशन लिखना तो भी आसान है कि चलो भैया देख रहे, समझ में आ गया कि और एंड से जोड़ा गया। लेकिन इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, खासकर डबल इम्प्लीकेशन का, तो पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको वर्बल फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसको हटा दूं, अभी आप पॉज करके लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट कौन से है? पहला स्टेटमेंट है आपका इट इज कोल्ड। ठीक है, इट इज कोल्ड,
पहला स्टेटमेंट इट इज कोल्ड और दूसरा स्टेटमेंट है सिर्फ रेनिंग लिखा है, इसका मतलब सिर्फ रेनिंग नहीं लिखना है, हमने इट इज रेनिंग लिखना है, ठीक है। इट इज कोल्ड, इट इज रेनिंग। अब ये दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास में जिनको जोड़ा गया है एंड से, तो इनका आपको पता है इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी एंड क्यू, और इसका हमें निकालना है निगेशन, तो क्या होगा निगेशन, निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा, इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, मतलब समझ में आया आपको। ये एंड का तो हमने पहले भी किया है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर बेटा यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको, जिसको नहीं दिख रहे फिर गलत हो गया उसका आंसर। देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है। पहले तो देखिए इफ देन, तो लॉजिकल कनेक्टिव इसके अंदर 2 आ रहे हैं। पहले 3 स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग एक स्टेटमेंट है, वी विल गो एक स्टेटमेंट है, एंड वी प्ले फुटबॉल अनदर स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ये 3 स्टेटमेंट्स है और लास्ट के 2 स्टेटमेंट को जोड़ा गया है एंड से, और पहले स्टेटमेंट को और लास्ट के 2 स्टेटमेंट को जोड़ा गया है इफ देन से, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले नोटेशन देते हैं। सो लेट पी डिनोट्स इट इज रेनिंग, क्यू डिनोट्स वी विल गो, एंड आर डिनोट्स वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब Q एंड R को जोड़ा गया है बेटा किससे, Q एंड R को जोड़ा गया है एंड से, ठीक है। आधा घंटा हो चुका है। ये 3 स्टेटमेंट्स हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप देखना है कैसे इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देखो किसको एंड से जोड़ा गया है, देन के बाद के पूरे स्टेटमेंट को एंड से जोड़ा गया है, तो उसको एक ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो इनका कहना है कि वी विल गो एंड वी विल प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, ये आ गया। अब ये देन के बाद का पार्ट है, ये दोनों भी देन के बाद है, तो इस तरीके से होगा। और पहला पार्ट क्या है, इट इज रेनिंग, दैट इज पी। सो ये इस तरीके से इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ये जिसने सिंबॉलिक फॉर्म गलत लिख लिया फिर उसका निगेशन भी गलत आएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अच्छा था इसके अंदर, तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब एक बार सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आ गया तो अब आपको इसका निगेशन लिखना है। सो नाउ negation of P implies Q and R is logically equivalent to, अब देखो याद करना है आपको कि negation of P implies Q क्या लिखते हो आप लोग, P implies Q का negation लिखते हो कि पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखते हो, उसके बाद में एंड दे देते हो और दूसरे स्टेटमेंट का negation लेते हो। यहाँ पर भी वैसे करना है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है, फिर एंड देना है और दूसरे स्टेटमेंट का negation लिखना है। सो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो 2 स्टेटमेंट से बना है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे, फिर लॉजिकल कनेक्टिव एंड आएगा, और दूसरा जो भी स्टेटमेंट है, जितना भी बड़ा स्टेटमेंट है, चाहे इसके अंदर 10 स्टेटमेंट रहो, दूसरा स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। चलिए अब इसको फाइनलाइज करते हैं। सो P दिस इज लॉजिकल इक्वल टू P एंड इसका अब निगेशन लिखना है हमें, तो इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन Q, निगेशन ऑफ Q, हाँ ये ब्रैकेट में लेना होगा हमें, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ Q एंड की जगह आएगा और निगेशन ऑफ R, ठीक है। तो इस तरीके से ये आया है हमारा। तो अभी हम लोग इसका सिंबॉलिक वर्बल फॉर्म में क्या इसको लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताई नहीं है। मतलब जैसे होता है ना हमारे अलजेब्रा ऑफ नंबर्स में हम लोग देखते हैं ना रियल नंबर्स में कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, जैसे ये P एंड निगेशन ऑफ Q होगा, फिर और P एंड निगेशन ऑफ R, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे स्टेटमेंट और लंबा बनेगा, ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने की। आप डायरेक्टली इसका निगेशन लिख सकते हो अभी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वर्बल फॉर्म में? सो P पहले आएगा स्टेटमेंट, देयरफॉर निगेशन आ रहा है, देयरफॉर इट इज़ रेनिंग, आप लिख सकते हो देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन कंपोज स्टेटमेंट इज एज फॉलोज, इट इज रेनिंग एंड, देखो ये स्टेटमेंट लिखा, फिर है एंड अब इन दोनों के बारे में लिखना है। सो निगेशन ऑफ क्यू लिखना है, क्यू क्या है? वी विल गो, सो वी विल नॉट गो, एक स्टेटमेंट का निगेशन आपको पता है, सो वी विल नॉट गो, और यहाँ पर क्या है? और इसका वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो आपको पता है कि जो वर्ब होता है वो कौन से टेंस में दिया है, उस हिसाब से आप ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे। तो वो होता है ना डू डज वाले होते हैं, तो इसमें से डू को बाहर निकालो। अगर ये मान लीजिए पास्ट में होता तो डिड को बाहर निकालते, इतना तो आप तो मेरे से अच्छे अंग्रेजी जानते हो। सो इसमें से डू को बाहर निकाला जाएगा और उसको नॉट लगाएंगे हम लोग। सो गो और वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। सो इस तरीके से बन जाएगा निगेशन आपके दिए हुए स्टेटमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, √2 इज अ रैशनल नंबर। इसका निगेशन क्या होगा? √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। एक ही स्टेटमेंट था, या फिर मैं लिखना भूल गया कुछ? नहीं, एक ही स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल इसका निगेशन उसी तरीके से आएगा। और लिखना कैसे है आपको पता है ना? अगर एक भी स्टेटमेंट दिया है फिर भी उसका अगर निगेशन लिखना है तो लेड बोलेंगे, एक ही स्टेटमेंट, P डिनोट्स √2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट्स अ निगेशन इज निगेशन ऑफ P, फिर उसका वर्बल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिख लेना आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान था, तो इसका निगेशन सिर्फ ईज के बाद नॉट लगा दो, या फिर शुरुआत में बोल दो इट इज़ नॉट ट्रू दैट, या फिर बोल सकते हो इट इज़ फॉल्स दैट। देखिए अब ये आ गया है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का कैसे निगेशन लिखा जाता है देखते हैं। सो 7th वन इज द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सो दिस इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ये ऑल यहाँ पर आया है, इससे हमें समझ में आता है कि दिस इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। और क्योंकि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है तो सिंगल ही स्टेटमेंट रहेगा। अब हमें इसको करना है इसका निगेशन। तो कैसे निगेशन लिखा जाएगा? तो ऑल है तो उसकी जगह आएगा सम, और जो भी स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाइए। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स लिखा है, तो हम बोलेंगे सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट, ठीक है। आर के बाद हमने नॉट लगा दिया, अगर नॉट होता तो निकाल देते। सो आर नॉट होल नंबर्स, और यहां पर खत्म इसका निगेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 के अंदर दिया है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो ऐसा कहा गया है यहाँ पर। देखिए फॉर ऑल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, तो इसका हम लोग क्या बनाना है, हमें निगेशन लिखना है। तो फॉर ऑल की जगह क्या आता है? सम। तो आप यहाँ पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n की जगह पर फॉर ऑल की जगह लिखेंगे देयर एग्जिस्ट सम। अगर देखिए वर्ड में ऑल आता है तो सम यूज कर रहे हैं, अगर फॉर ऑल आ रहा है, क्वांटिफायर का यूज हो रहा है, तो फॉर ऑल की जगह रिप्लेस होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दैट इज देयर एग्जिस्ट वाला। सो आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट, आपको पता है कैसे लिखना है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू N सच दैट
अब इसका आपको निगेशन लिखना है। फॉर ऑल की जगह पर रिप्लेसमेंट होगा देयर एग्जिस्ट का, अगर देयर एग्जिस्ट होता तो फॉर ऑल का होता, और जो आगे स्टेटमेंट है उसका निगेशन आपको लिखना है। सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू n सच दैट n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोगों ने निगेशन देखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसके अंदर लास्ट वाला वेरिएशन भी कवर हो रहा है। सो वो क्या है, स्टेटमेंट के अंदर देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज किया है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था उसके अंदर क्वांटिफायर कौन सा था, फॉर ऑल क्वांटिफायर था, तो उसको हमने देयर एग्जिस्ट का यूज किया। अब हमें देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n दिया है सच दैट x माइनस 17 इज लेस देन 0। अब इसका हमें निगेशन लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी देयर एग्जिस्ट आएगा तो निगेशन लिखते समय उसकी जगह पर लेना है फॉर ऑल। सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n। अब जब भी फॉर ऑल आता है तो सच दैट लिखने की जरूरत नहीं होती। सच दैट किसके साथ आता है, देयर एग्जिस्ट के साथ में। सो जब आप देयर एग्जिस्ट की जगह पर रिप्लेस करो फॉर ऑल को, सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n आप कॉमा दे के लिख सकते हो x माइनस 17 इज नॉट लेस देन 20। तो आपने क्या कर दिया, आगे के स्टेटमेंट का नेगेटिव बना दिया और देयर एग्जिस्ट की जगह पर फॉर ऑल लिख दिया। तो बहुत से बच्चे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन लिखने में गलती कर देते हैं। इतना आसान क्वेश्चन होता है फिर भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ये गलती करनी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखना है। आगे भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर पिछले साल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे, इस बार बहुत रिडक्शन कर दिया है सिलेबस के अंदर। तो आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग किसी बुक्स में से इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस में और एग्जाम्पल थे उनको भी सॉल्व करना है। सीईटी के लिए जो भी बुक रहेगा या फिर जेई के लिए भी रहेगा उसके अंदर से भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना आलोक सर ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे तो आपको इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक के लिए। और एक क्वेश्चन मेंस में आएगा ही। चलिए, तो करना क्या, आपको देयर एग्जिस्ट दिया हुआ है और इसका निगेशन लिखना है। तो देयर एग्जिस्ट की जगह पर फॉर ऑल को रिप्लेस कीजिए और आगे के स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। फॉर ऑल दिया था, आपने देयर एग्जिस्ट लिख दिया और आगे के स्टेटमेंट का निगेशन लिख दिया। तो दो ही तो चीजें करनी पड़ती है कि जब भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया है तो देखो फॉर ऑल दिया है तो देयर एग्जिस्ट लिखो, आगे के स्टेटमेंट का निगेशन तो दोनों केस में आना है। फॉर ऑल दिया है तो देयर एग्जिस्ट लिखो, देयर एग्जिस्ट दिया है तो फॉर ऑल लिखो और आगे के स्टेटमेंट का जो भी है उसका निगेशन बना दो। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बना दो, सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना दो। इसी तरीके से तो नेगेशन बनता है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो ये सिर्फ इम्प्लीकेशन कंडीशनल स्टेटमेंट का होता है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर और फिर इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गुड बाय।